तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेसिकली हम लोग ओ लेवल का M2 पेपर है जिसका नाम वेब डिजाइनिंग है, उसकी स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस क्लास में बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे दो बड़े टॉपिक्स। पहले तो मेन टॉपिक्स हम लोग आ जाते हैं जिसका मेन काम है या मेन नाम है CSS। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ जो नोट्स हैं उनका भरपूर फायदा कैसे उठाना है, आप बहुत ही कम समय में ओ लेवल का ये सेकंड पेपर कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पहला सवाल तो यही है कि पेपर कब से होंगे, किस तरीके के और कब की डेट्स है। तो आपकी स्क्रीन पर नेलेट का जो है वो नोटिस है, जिसमें नेलेट ने बता दिया है कि पेपर्स जो है वो लगभग 15 जनवरी के आसपास से कमर्स होंगे। पहले थ्योरी वाले एग्जाम्स होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे लगभग 8 फरवरी से। तो याद रखिएगा कि आपकी जो ऑलमोस्ट डेट्स हैं वो 15 जनवरी के आसपास से आपके एग्जाम्स चालू होंगे, जो थ्योरी के होंगे। पहले थ्योरी है और फिर प्रैक्टिकल्स हैं। थ्योरी यानी MCQ टेस्ट होंगे। और 15 से बाद जब आपके, क्योंकि MCQ टेस्ट जो होता है वो आप लोगों का शॉर्ट या यूं कहिए कि 90 मिनट का रहता है, जिसमें 100 MCQs करने होते हैं, बिल्कुल ट्रिपल C के फॉर्मेट पे काम करता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होगा वो इसके बाद 1 घंटे का होता है, जो कि आप लोगों का 8 फरवरी से चालू होगा। तो एडमिट कार्ड का वेट करिए। एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली 5 से 8 जनवरी के बीच में आ जाएंगे। मैं नोटिस डालूंगा आप लोगों को ऑफिशियल चैनल पे, और सभी जगह पता चल जाएगा, ऐप पे भी आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे। जो आपका M2 पेपर है बच्चों, उसका मेन कोर पार्ट ये है। M2 में अगर आप लोग गौर करें तो M2 के सिलेबस को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है वेब डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स के बारे में, और इसमें HTML आता है। ठीक, इसका सबसे ज्यादा पार्ट आता है, 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन आप लोगों के वेब डिजाइनिंग, एडिटर और HTML के होंगे। HTML अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद फिर आता है CSS। CSS के 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के लगभग 15 क्वेश्चंस रहते हैं। जावा और एंगुलर JS, इसके लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं। आखिरी में फोटो एडिटिंग, जिसके अंतर्गत फोटोशॉप आपको पढ़ना होता है। वेब पब्लिशिंग और ब्राउजिंग, इसके 20 नंबर होते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। सारे MCQ होते हैं बच्चों। MCQ का मतलब ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पिछले साल थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उन्होंने लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग का भी दे दिए थे। तो मैच द फॉलोइंग वाले भी एक दो क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और MCQs तो रहते ही हैं। ट्रू फॉल्स नहीं आए थे, तो ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शंस इस बार शायद से ना हो फिर से। तो अब इस टेस्ट में आप लोगों को ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम, सबसे कम से कम 45 नंबर्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। 50 में 45 तो मिनिमम पास होने के लिए आपको लाने, वैसे तो 33 होता है, लेकिन 33 अगर आप ले आए तो प्रैक्टिकल में फिर आपको 90-80 के ऊपर चाहिए। तो अगर 45-50 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल में लगभग 70 के आसपास आ जाएंगे, या 65 भी आ गए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमें पढ़ना है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में आज हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे मैं ड्रैग कर रहा हूं। आप लोगों को बच्चों यहाँ पर एक चीज बता दें, M2 पेपर में आप तभी पास हो पाएंगे जब आपको HTML इतना पोर्शन अच्छे से आ गया है। तो HTML के बाद ही आप लोग CSS को अच्छे से समझ पाएंगे, ये उसी के आगे का पार्ट है। CSS के टॉपिक्स में अगर आप देखें तो ये टॉपिक्स हैं CSS के बस, जिसमें आपको CSS के बारे में, कितने प्रकार से CSS यूज किया जाता है, सिलेक्टर्स क्या हैं, और ये आपके सामने अलग अलग टाइप के सिलेक्टर्स हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर इत्यादि। फिर CSS की प्रॉपर्टीज हैं, यहां से यहां तक ये सारी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ब्लॉक प्रॉपर्टी, बॉक्स प्रॉपर्टीज, बॉर्डर प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टीज इत्यादि। बस इतना ही है। और फिर हम लोग फ्रेमवर्क पे आएंगे। तो पहले तो मैं CSS के बारे में बता दूं कैसे करेंगे। अब चलिए आप लोग नोट्स खोलिएगा। तो आपके पास आइस एकेडमी एप्लीकेशन है, जिनके पास अभी भी एप्लीकेशन नहीं है तो वो प्ले स्टोर पे जाएं, और प्ले स्टोर से आप लोग आइस एकेडमी की ऐप ओपन कर लें, आइस एकेडमी बाय मिनेश के नाम से। और इसमें M2 पेपर आपको ऊपर ही मिल जाएगा।
M2 पेपर्स जो है, इस M2 पेपर के कंटेंट को आप ओपन करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ये आज ही पढ़ने से शुरू करेंगे तो भी आप बड़े आराम से 10 दिन में खत्म कर लेंगे। M2 पेपर्स में आपको अगर पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये लाइव बैच। लाइव बैच पे जब आप क्लिक करते हैं तो कोर्स के अकॉर्डिंगली हमने HTML, उसके बाद CSS, फ्रेमवर्क, जावा और फोटोशॉप और टेक्स्ट एडिटर, सभी के अलग अलग वीडियोस विथ नोट्स के साथ दे दिए हैं। तो आपने अगर HTML शुरू खोल लिया तो HTML के आपको पूरे के पूरे नोट्स PDF में मिल जाएंगे, और ये सारे वीडियोस हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कवर कर पाएंगे, और ज्यादा बड़े नहीं है, 20-20 मिनट के हैं। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट नोट्स में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही साथ इंग्लिश के भी शॉर्ट नोट्स बना दिए गए, जिससे आपको ये करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले आप लोगों को याद रखना है, PDF नहीं देखना। PDF अगर आप देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। पहले ये वीडियोस देखने हैं आपको, और उसके बाद फिर आप लोग कर पाएंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही पेपर है आपके पास, मान लीजिए, तो आपके पास ये सफिशिएंट टाइम है। आप इन वीडियोस को पहले ये खत्म कर लिया, फिर आपने CSS शुरू किया। CSS में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर CSS का इंट्रो, CSS कितने टाइप से होते हैं, फिर ये उनकी पूरी बॉर्डर प्रॉपर्टीज, लिस्ट प्रॉपर्टी, ये सारे हैं। और उसका PDF भी है, आप लोग आराम से उस PDF को फिनिश कर सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना दिया है, और हिंदी में भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। इतना करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके दो दो तीन तीन पेपर हैं, तो वो बोलेंगे सर इतना टाइम कहाँ है इतने सारे वीडियोस और ये सब देखने का। तो फिर आप आइए सीधा एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम उन लोगों के लिए है जिनको O लेवल सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पास करना है, बस। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप वो सारी चीजें करें। तो आप सिर्फ एग्जाम टाइम खोल लीजिए, और इसमें जो वीडियोस और MCQs और PDF हैं, इतना फिनिश कर लीजिए। इतने में आपका ब्यारा न्यारा सब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। मैंने इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में एक एक चैप्टर वाइज पूरा खत्म कर लिया है। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग के बारे में बहुत ही छोटे फॉर्म में, फ्रंट एंड, क्लाइंट्स, वेबसाइट, स्टैटिक, डायनामिक, बस खत्म। मेन टॉपिक्स पर आ गए। उसके वीडियोस और उसके MCQs, बस उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे MCQs, 20-20, 25-25 MCQs हैं विथ आंसर सॉल्यूशंस के साथ। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3, HTML। HTML पे आएंगे, HTML के बारे में पूरा बेसिक्स और उसके MCQs। CSS के बारे में पूरा बेसिक्स और उसके MCQs और शॉर्ट नोट्स। बस इतना करते चले जाइए, आप लोगों का आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक्स को खत्म करते हैं, इंट्रोडक्शन टू CSS। तो बच्चों, अब शुरुआत होती है हमारे आज के टॉपिक को। तो CSS क्या है? अच्छा, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसके आपको जवाब देना है, और कमेंट में देना है। नीचे आपको देखिए चैट सेक्शन दिया है, तो जो भी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन पे या नीचे चैट सेक्शन पे जरूर टाइप कर दिया करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ आ रहा है। तो CSS का मेन फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और ध्यान रखिएगा, ये HTML के बाद काम करती है। अगर आपने HTML लैंग्वेज में कोई कोडिंग की है और उसके अंदर स्टाइल डालनी है, जैसे उसका लेआउट चेंज करना है, कलर, फॉन्ट, या पूरे वेब पेज का अपीयरेंस चेंज करना है, या कंटेंट की डिजाइन चेंज करनी है, तब आपको CSS की जरूरत पड़ेगी। तो CSS क्या है? CSS आपके HTML में स्टाइल प्रदान करने वाला एक शीट है। बस इतना ही तो है। अब CSS में हम लोग कैसे स्टाइल प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है कुछ बेसिक्स कोड्स की। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और, CSS को हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग HTML में भी तो डिजाइन्स बनाते हैं, फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड वगैरह। CSS में हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे हमारा काम बहुत बचता है। अगर आप लोगों को मल्टीपल वेब पेजेस बनाने हैं, खूब सारे, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, एक वेब पेज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, आपके सामने खूब सारे वेब पेजेस हैं। अब इन सभी वेब पेजेस पर अगर आप डिजाइन अलग अलग बनाएंगे, तो सबसे बड़ी HTML में प्रॉब्लम है कि हर पेज के लिए आपको अलग से HTML कोडिंग लिखनी पड़ेगी। लेकिन CSS में ऐसा नहीं होता। CSS में एक सबसे बढ़िया चीज है कि आप एक फाइल जनरेट कर लीजिए, जो कि कहलाती है .css। इसमें सिर्फ कोड डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए H1 के अंदर ये सारी सेटिंग्स हो, पैराग्राफ अगर लिखा हो
तो ये सारी सेटिंग्स हो बस, और इस फाइल को सेव कर दीजिए। अब अगर आप लोगों ने पहला कोई जैसे होम डॉट एच टी एम एल ये आपने कोई बनाई है, पेज वन डॉट एच टी एम एल ये आपने बनाया है, आपको बस क्या करना है, इस फाइल को लिंक कर देना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये सारी स्टाइल इस पर भी लागू हो जाएंगी, ये सारी स्टाइल इस पर भी लागू हो जाएंगी। यानी कि स्टाइल के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए हमें हर बार अलग अलग दोनों पेजेस में नहीं करना पड़ेगा, नहीं फॉर्मेटिंग डालनी पड़ेगी। तो ये फायदा होता है, तो इसमें समय बच रहा है बहुत सारा, इसीलिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। अब सीएसएस में हम लोग ये डिजाइन फॉर्मेटिंग डालेंगे कैसे, वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होती है। कोई भी सीएसएस में सिंटेक्स लिखना है, कोई भी स्टाइल डालनी, कोई भी सिंटेक्स लिखना है, तो सबसे पहला आपको लिखना होगा सिलेक्टर। सिलेक्टर का मतलब है कि हमारा जो एचटीएमएल पेज है उस पर किस पर्टिकुलर टैग में ये स्टाइल अप्लाई होगी। यहां पे लिखा है H1, तो पूरे पेज में जितनी जगह H1 टैग लगा होगा, H1 का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग नीचे चैट सेक्शन में। तो जितने भी H1 टैग्स लिखे होंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का हो जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता है H1, ये सिलेक्टर है। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाई है हम लोगों ने, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। और ये क्वेश्चन आएगा, हमेशा आता है ये, इस तरह का चार ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें लिखा रहता है सही सीएसएस सिंटेक्स कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, कलर उसकी प्रॉपर्टी है और ये कलर की वैल्यू है, यानी कि H1 जो है वो ब्लू कलर का होने वाला है। दूसरा हमने डाल दिया प्रॉपर्टी, उसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का होने वाला है। क्लियर, इस तरीके से हमारा सीएसएस का सिंटेक्स लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग एक कोड बनाते हैं, उससे आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सब लाइन ओपन कर लिया है और सब लाइन में मैंने एक कोडिंग टाइप करना शुरू कर रहा हूं। ठीक, अब आपको मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कोड बना के दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर HTML टाइप किया, ये आ गया, और मैंने यहाँ पे दे दिया सैम्पल CSS। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। मेटा की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब बॉडी में हम लोगों ने यहाँ पर, सबसे पहले बॉडी है, तो बॉडी में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है P। मेरे को बताइए पी का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग नीचे, बच्चों आपके सामने चैट ऑप्शन दिया होगा, चैट ऑप्शन पे आप लोग टाइप करके बताइए पी टैग किस लिए होता है। और पी के अंदर मैंने यहां लिख दिया वेलकम स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है, सभी ने सही जवाब दिया, पी मतलब पैराग्राफ के लिए। और H1 किस लिए होता है, ये तो किसी ने दिखा ही नहीं। अर्चना और राजकुमार और सभी का सही जवाब था। बाकी लोग बताइए H1 किस लिए है। अर्चना ने सही जवाब दिया, हेडिंग 1 के लिए है। ठीक है, और ये भी बता दीजिए लगे हाथों की कितनी हेडिंग्स होती हैं। एक पी मैंने यहां लिखा हुआ है, एक H1 भी लगा देता हूं मैं। यहां पे मैंने लिख दिया आइस एकेडमी, और 6 हेडिंग्स होती हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है धृति ने। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक पी और लगा देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ओ लेवल M2 पेपर। ठीक है, बस सिंपल सा तो टैग है हमारे। और अब मैं इसको ब्राउज कराता हूं, तो आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा होगा कि देखिए बच्चों आउटपुट में ये लिख कर आ गया। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये पैराग्राफ का ये है, और ये पैराग्राफ है, और ये H1 की हेडिंग्स है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस पे CSS के कोड अप्लाई हो। तो कोई बता सकता है आप में से जिसने CSS पढ़ी है कि CSS जो है उसको लिखा कहाँ से, किस टैग के अंदर लिखा जाता है और कहां पर लिखा जाता है। तो मुझे बताइए CSS कहां पे लिखा जाता है और किस टैग के अंदर लिखा जाता है। सही जवाब है कि CSS आप लोगों को हेड के अंदर लिखा जाता है, और उसके लिए हमें यहां पर क्या लिखना होता है, स्टाइल। स्टाइल टैग हमें लगाना पड़ता है, इस स्टाइल टैग के अंदर ही हम लोग CSS लिखते हैं। क्लियर, ये अगर ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यहां से स्टाइल शुरू की और यहां पे स्टाइल बंद की, इसी बीच में आप लोगों को CSS के सारे कमांड लिखने हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने जो फोटो देखी थी उसमें देखा था कि पहले सिलेक्टर था,
तो यहां पर हमने सिलेक्टर दे दिया है H1, और ये करली ब्रेसेस लगा दीजिए। ठीक, ये करली ब्रेसेस दिखाता है कि इस बीच H1 की सारी सेटिंग्स हम लोग लिखेंगे। और सबसे पहले हमने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी लिखी कलर, और कलर में हम लोगों ने दे दिया है रेड। ठीक, अब आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग इसको इसी तरीके से लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको टैब आगे कर देता हूं तो आपको दिखने में भी सही लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि H1 के अंदर की प्रॉपर्टीज यहां पर आएंगे। H1 जो टैग जहां जहां पे लिखा है, H1 टैग ये रहा, यानी कि ये सिलेक्टर है बच्चों। तो H1 जो सिलेक्टर है, उसके अंदर कलर क्या है, उसकी कलर है प्रॉपर्टी। तो H1 की जितनी जगह H1 लिखा होगा, यहाँ पे जहां जहां H1 लिखा होगा वो ले लेगा उसका कलर, और उसका कलर रेड कर देगा। और जहां जहां P लिखा होगा, पैराग्राफ, उसका कलर यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं कि उसका कलर जो है वो कर दे ब्लू। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से। तो हमने इसमें दो सिलेक्टर लगा दिए, H1 और पैराग्राफ। H1 ढूंढेगा ऊपर से नीचे तक, जहां H1 मिल जाएंगे उसका वो चेंज कर देगा। पैराग्राफ ढूंढेगा तो पैराग्राफ चेंज कर देगा। तो देखिए ये आपका आउटपुट बनकर आ गया। आपको आउटपुट समझ आ रहा है सभी को? आउटपुट इसलिए ये कलरफुल हो गया बच्चों, क्योंकि यहां पर हमने H1 टैग के अंदर क्या दे रखा था, रेड। तो H1 जो लिखा है वो रेड कलर से हो जाएगा। अब यहाँ पैराग्राफ में हमने दे रखा था ब्लू, तो यहाँ दो पैराग्राफ है ना, तो दोनों ब्लू हो गए। तो आपने देखा यहाँ टाइम बच गया, वरना इसके लिए हमें अलग कलर देना पड़ता, इसके लिए अलग कलर देना पड़ता। पूरे पैराग्राफ के लिए एक सिंपल कलर ही में हो गया सारा काम। तो ये फायदा होता है हमारे कहने का मतलब कि CSS का। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ्स हैं, इस पे हम लोगों का यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन भी हो जाए। तो H1 के अंदर हम लोग गए, और H1 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लिख दी, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ लिख दिया सेंटर। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ रेशियो लगाना है, और यहाँ सेमीकोलन से ये आपके बंद भी करना है। तो इस बार कौन सी चीज सेंटर आएगी? H1 सेंटर होगा, या पैराग्राफ सेंटर होगा, या दोनों सेंटर होंगे? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, क्या दोनों सेंटर में आ जाएंगे या सिर्फ H1 सेंटर में आएगा? निखिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि आपकी ये प्रॉपर्टी सिर्फ H1 सिलेक्टर के लिए काम कर रही है। तो सिर्फ H1 पे ही इसका असर आएगा। देखिए H1 सेंटर पे आ गया, ये सेंटर पे नहीं आएगा। तो सभी को स्टाइल शीट का पता चल गया, सभी को मतलब समझ आ गया होगा। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं ये भी समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है कि सिलेक्टर्स कितनी तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब हमें अपने नोट्स पे आना पड़ेगा। यहां पे दिया गया है टाइप ऑफ सिलेक्टर्स। टाइप ऑफ सिलेक्टर्स तीन होते हैं। एक है इनलाइन सिलेक्टर, एक है इंटरनल सिलेक्टर, और एक है एक्सटर्नल सिलेक्टर। आप में से जिन बच्चों ने CSS पहले से थोड़ी बहुत पढ़ी है, कोई बता सकता है कि अभी जो हमने सिलेक्टर यूज किया वो किस प्रकार का था? वो इनलाइन CSS था, इंटरनल CSS था, या एक्सटर्नल CSS था? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा है निखिल ने, वो है आपका इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो है वो स्टाइल टैग लगाया जाता है हेड के अंदर, और उसी से फिर हम लोगों ने यही तो क्वेश्चन किया था, स्टाइल यहाँ पैराग्राफ और उसके बाद ये। तो इस तरह के सिलेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल सिलेक्ट। लेकिन हमारे पास दो अलग अलग और सिलेक्टर्स हैं, हम लोग उनको भी देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सटर्नल सिलेक्शन। एक्सटर्नल के लिए हम लोगों को एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल को .css के रूप में सेव करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे। और फिर उस फाइल को मेन फाइल से, जिस पर हम काम कर रहे हैं, इस लाइन से जोड़ना होगा। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी लाइन या कौन सा टैग है जिससे आप CSS फाइल को लिंक करते हैं। तो ये फाइल याद रखिएगा, लिंक, रिलेशन, और आपकी स्टाइल शीट्स, और HREF, और जहां पर आपको जोड़ना है उसका पूरा पाथ। ठीक, तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना होगा, हमें एक अलग से एक style.css या माई स्टाइल या कोई भी नाम से एक फाइल बनाते हैं। तो हम लोग अपना मेन इस पर आ जाते हैं, और यहां से एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। अब इस फाइल में हमें HTML और दुनिया भर की चीजें नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये HTML की फाइल ही नहीं बनने वाली है, ये तो .css की फाइल बनेगी। तो हम लोग इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ सेव है। जहां सेव है वहीं पर इसको डालिएगा, नहीं तो फिर पाथ पूरा देना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया शुरू में ही, और ये फाइल का नाम मैंने दे दिया
माई स्टाइल डॉट सी एस एस, याद रखिएगा एक्सटेंशन डॉट सी एस एस जरूर लगाइएगा, माई स्टाइल डॉट सी एस एस, और सेव कर दिया। अब ये फाइल डॉट सी एस एस के नाम से सेव हो रही है। अब यहीं पर हम लोग सिलेक्टर लगा देते हैं। पहला सिलेक्टर है H1। अब इसमें सिर्फ हमें सिलेक्टर्स की प्रॉपर्टीज ही लिखनी है, और कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना है। तो H1, और H1 के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। तो इसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टी डाल दी है। H1 में हमें कलर नेवी चाहिए, और मार्जिन लेफ्ट होना चाहिए। मार्जिन मतलब कि बाएं से पैराग्राफ 20 पिक्सल आगे होना चाहिए। ठीक है। जैसे एल लेफ्ट अलाइन होता है, तो लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है कि बाईं तरफ, लेकिन बाईं से थोड़ा सा स्पेस देना है। तो इसीलिए हम लोग 20 पिक्सल आगे कर देंगे इसे। तो ये तो हो गया हमारा H1 की प्रॉपर्टी। लगे हाथ तो एक प्रॉपर्टी और दे देते हैं, और वो प्रॉपर्टी हम लोग डाल देते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉडी एक सिलेक्टर डाला, उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज हैं। बैकग्राउंड डैश कलर, ये आपके सिलेबस में है कि बैकग्राउंड की कितनी तरीके से प्रॉपर्टीज है, अभी आगे मिलेगा। बैकग्राउंड डैश कलर्स लाइट ब्लू। तो ये फाइल हमारी कौन सी हो गई, CSS फाइल, और इसको मैंने कंट्रोल S से सेव कर दिया। अब यहां पर हम लोगों ने जो बनाया था उसमें ये हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा जो CSS है, या जो हमारा HTML है, ये HTML के अंदर जो स्टाइल है वो यहां से ना लेकर यहां से लेगा वो। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा। और लिंक कहाँ करते हैं, वहीं स्टाइल की जगह। और लिंक करते समय आप लोगों को हेड के अंदर ये लाइन लिखनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। आपको लिखना होगा लिंक रिलेशन REL, स्टाइल शीट से लिंक कर रहे हैं, HREF, और अपनी वही फाइल का नाम जो यहां पर है। अगर आपका स्टोर कहीं और हुआ है, D के अंदर, E के अंदर, फोल्डर के अंदर, तो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। और अब मैं इसको सेव कर देता हूं, और मैं अब इसको ब्राउज कराता हूं। तो आपको तुरंत इसका आउटपुट दिखाई देगा। देखिए ये आ गया आउटपुट। हमने इसमें कोई डिजाइन नहीं डाली, पैराग्राफ HTML देखिए कुछ भी नहीं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा चेंज है, ये नेवी ब्लू में लिख रहा होगा, और थोड़ा सा आपको स्पेस भी दिख रही होगी यहाँ पर। तो ये सारी सेटिंग कहाँ से ली उसने, स्टाइल शीट से, ये रही। देखिए इसी स्टाइल शीट का तो इस्तेमाल किया था मैंने। एक सेकेंड। तो ये रही हमारी स्टाइल शीट्स। तो देखिए H1 के अंदर हमने नेवी कलर्स डाला था, तो ये नेवी हो गया। बाईं तरफ से 20 पिक्सल दिए थे, तो 20 पिक्सल स्पेस हो गया। और बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने कलर्स दे दिया था लाइट ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। पैराग्राफ में मैंने कुछ नहीं दिया था, तो पैराग्राफ वैसा ही है। आप चाहें तो पैराग्राफ की सेटिंग्स डाल सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये CSS फाइल मैंने अभी इस्तेमाल में लाया इस तरफ वाली फाइल में, क्या ये CSS फाइल मैं दूसरे को भी लिंक कर सकता हूं, यस या नो? क्या ये CSS फाइल दूसरे पेज के साथ भी जोड़ी जा सकती है? आप जल्दी से बताइए, यस या नो। बिल्कुल सही, निखिल ने बताया। अब मैं कोई दूसरी फाइल बनाऊंगा, तो उस पर भी ये HTML वाली CSS यही लाइन तो लिखनी है, तो उनकी भी सारी सेटिंग्स हो गई। तो शुरुआत में आपको याद हो तो मैंने बताया था ना कि ये टाइम बचाती है। तो ये टाइम सेव इस तरीके से कर सकते हैं। हमने एक बार CSS फाइल बना ली, तो हमारे पास हर बार हमें उसी फाइल को बस लिंक भर करना होगा। तो ये CSS कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल। अब हमने इंटरनल भी पढ़ लिया, एक्सटर्नल भी पढ़ लिया। आखिरी में बचा हमारे पास वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब है कि आपको ये सब कुछ नहीं लिखना। ठीक। और हमें उस फाइल से लिंक भी नहीं करना। अब आपको जैसे आप HTML में बच्चों लिखते थे, उसी तरीके से आप पैराग्राफ HTML या हेडर किसी के भी अंदर आप लोग उसका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर सीधा H1 टैग के अंदर यहां पर ही लिख दी इसकी प्रॉपर्टी, H1 की स्टाइल, सॉरी, H1 के अंदर हमने स्टाइल लिखनी है, और उसके अंदर दे दिया कि इसका कलर जो है वो ब्लू हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो। ठीक है, ये H1 वाली के लिए हम लोगों ने लिख दिया। उसी तरह पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए हमें स्टाइल शीट लगाने के लिए, मतलब स्टाइल जो है वो इसी के अंदर ही लिख दीजिए, ऐसे, स्टाइल इक्वल टू, फिर इसके बाद एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो जब आप लोग किसी टैग के अंदर ही उसको यूज कर लेते हैं, टैग के अंदर ही लगा देते हैं, तो ये CSS बन जाता है कौन सा, इनलाइन। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ गया।
तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आउटपुट में कि आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट में दिखा रहा है कि आइस एकेडमी ब्लू कलर की हो गई, और साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये सेंटर हो गया। इस वाले पैराग्राफ में हमने लगाई थी तो ये वाला पैराग्राफ रेड हो गया, ये वाला नहीं हुआ क्योंकि उसमें स्टाइल शीट नहीं लगाई, या सॉरी स्टाइल नहीं लगाई थी। तो ये होता है आपका इनलाइन सीएसएस। तो सभी को क्लियर हो गया बच्चों? ये टॉपिक समझ आ गया आप लोगों को? तो इस टॉपिक की शुरुआत, अगर ये आपने पहला वाला ये टॉपिक समझ लिया है, तब तो आपका ये मान के चलिए फिर तो आपको बस 15-20 मिनट और देख लेंगे तो ये सारा सीएसएस खत्म हो जाएगा। बस आपको सिलेक्टर लगाने ही तो यूज करने हैं, और सिलेक्टर लगा लिए तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जैसे अभी मैंने आपको याद हो बैकग्राउंड डैश कलर ये प्रॉपर्टी बताई, उससे बैकग्राउंड सेट हो जाता है। बैकग्राउंड डैश इमेज से फोटो सेट हो जाती है। बैकग्राउंड डैश रिपीट करने से हम ये तय कर लेते हैं कि बैकग्राउंड जो पीछे डाला है वो रिपीट होना है या नहीं होना है। तो बस ये प्रॉपर्टीज ही हमें सबकी पढ़नी होंगी, इसके बाद कुछ नहीं। तो इतना ही है आपका सीएसएस। तो आज की एक इंट्रो क्लास मैंने आपको पूरी बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को फिनिश कर लेंगे, बस एक क्लास में आपका ये सीएसएस और खत्म हो जाएगा।